हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे ठोस अवस्था के विभिन्न क्रिस्टल जालकों और उनमें पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की इकाई कोशिकाओं के बारे में। एक वैज्ञानिक ब्रेविस ने विभिन्न प्रकार के ठोसों का अध्ययन किया और ये पता लगाया कि इन ठोसों में कौन-कौन से प्रकार के क्रिस्टल जालक पाए जाते हैं और उन जालकों के अंदर कौन-कौन से प्रकार की इकाई कोशिकाएं हो सकती हैं जिनके माध्यम से उन जालकों का निर्माण होता है। तो आइए हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो ब्रेविस के अनुसार कुल 7 प्रकार के क्रिस्टल जालक पाए जाते हैं जिन्हें हम ब्रेविस जालक के नाम से भी जानते हैं। इन 7 प्रकार के जालकों में हमारे पास पहला जालक या पहला क्रिस्टल लेटिस जो होता है उसे हम कहते हैं घनीय क्रिस्टल समुदाय, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम जो है वह कुछ विशेषताएं रखता है जिनमें पहली है कि ऐसा क्रिस्टल सिस्टम जिसकी तीनों अक्ष की लंबाई ए, बी और सी एक दूसरे के बराबर हों, ऐसा समुदाय घनीय समुदाय कहलाता है। अर्थात तीनों अक्ष, जैसे अगर हम किसी इकाई कोशिका की चर्चा करें तो इस प्रकार हमारे पास ये इकाई कोशिका है। इसकी तीनों अक्ष जो हम लेते हैं ए, बी और सी, यदि इन तीनों की लंबाइयां बराबर हों तो इस प्रकार की इकाई कोशिका को हम घनीय इकाई कोशिका और समुदाय को घनीय क्रिस्टल समुदाय के रूप में जानते हैं। साथ ही इनके इस प्रकार की इकाई कोशिका में अंतरा अक्षीय कोण अर्थात अक्षों के मध्य पाए जाने वाले कोण अल्फा, बीटा और गामा, जिनको हम यहां पर इकाई कोशिका में इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं: अल्फा कोण, बीटा कोण और गामा कोण। ये तीनों कोण जो हैं इनका मान भी 90 डिग्री के बराबर होता है, अर्थात तीनों ही कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो ऐसा क्रिस्टल समुदाय जिसमें तीनों अक्षों की लंबाइयां एक दूसरे के बराबर हों और तीनों अक्षों के मध्य के जो कोण हैं उनके मान भी क्या हों, एक दूसरे के बराबर हों, ऐसा समुदाय घनीय समुदाय कहलाता है। इस प्रकार के समुदाय में जो हमने पहले 4 प्रकार की इकाई कोशिकाएं पढ़ी, जिनके नाम थे सरल इकाई कोशिका, अंतः केंद्रित या काय केंद्रित इकाई कोशिका, फलक केंद्रित इकाई कोशिका और सिरा केंद्रित इकाई कोशिका। इन 4 प्रकार की इकाई कोशिकाओं में से 3 प्रकार की इकाई कोशिकाएं घनीय क्रिस्टल समुदाय में पाई जाती हैं, जो होती हैं सरल घनीय, काय केंद्रित और फलक केंद्रित। चूंकि अब हम जानते हैं कि सरल घनीय इकाई कोशिका क्या होती है, ऐसी इकाई कोशिका जिसके 8 कोनों पर कण पाए जाते हों, वह सरल इकाई कोशिका कहलाती है। काय केंद्रित इकाई कोशिका में कण 8 कोनों के साथ साथ एक घन केंद्र पर भी पाया जाता है। इस प्रकार की इकाई कोशिका को हम काय केंद्रित घनीय इकाई कोशिका के नाम से जानते हैं। बच्चों, आगे हम देखेंगे फलक केंद्रित इकाई कोशिका को। फलक केंद्रित इकाई कोशिका वे इकाई कोशिकाएं कहलाती हैं जिनमें कण 8 कोनों के साथ साथ फलक के केंद्र पर भी उपस्थित हों। इस प्रकार की इकाई कोशिका को हम फलक केंद्रित इकाई कोशिका के नाम से जानते हैं। आगे हम अगले प्रकार की बात करें उससे पहले हम देख लेते हैं कि घनीय क्रिस्टल समुदाय के कौन कौन से उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं।
तो ऐसे आयनिक क्रिस्टल जैसे NaCl, ZnS, सीजियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और डायमंड, ये सभी ऐसे ठोस हैं जो घनीय क्रिस्टल समुदाय या घनीय संरचना में पाए जाते हैं। अगले प्रकार की हम चर्चा करें तो अगला प्रकार जो है ठोसों का या क्रिस्टल समुदाय का, वह होता है चतुष्क कोणीय क्रिस्टल समुदाय। चतुष्क कोणीय क्रिस्टल समुदाय में दो अक्ष A और B की लंबाई बराबर होती है तथा तीसरी अक्ष C की लंबाई इसके बराबर नहीं होती है। साथ ही अगर हम यहाँ पे अंतरा अक्षीय कोणों की बात करें तो तीनों ही कोण 90 डिग्री के होते हैं, जो पिछली क्रिस्टल समुदाय घनीय क्रिस्टल समुदाय की भांति ही है। तो इस प्रकार के समुदाय को हम इस प्रकार बना सकते हैं, जिसमें हम देख पा रहे होते हैं कि दो अक्षों की लंबाई बराबर होती है तथा तीसरी अक्ष की लंबाई बराबर नहीं है। इस प्रकार के समुदाय में दो प्रकार की इकाई कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम सरल घनीय और काय केंद्रित के नाम से जानते हैं। सरल घनीय इकाई कोशिका बच्चों वही इकाई कोशिका है जिसकी चर्चा हमने अभी घनीय क्रिस्टल समुदाय में भी की थी, यानी कि ऐसी इकाई कोशिका जिसके अंदर 8 कोनों पर कण उपस्थित हो, वह सरल इकाई कोशिका कहलाती है। तो चतुष्क कोणीय में दो प्रकार की इकाई कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? सरल घनीय और काय केंद्रित इकाई कोशिका। इस प्रकार की संरचना में पाए जाने वाले ठोसों के उदाहरण हैं बच्चों PbWO2, O4 और SnO2। ये हमारे को सामान्यतः इस संरचना में देखे जाने वाले उदाहरण हैं। बच्चों अगले प्रकार की अगर हम चर्चा करें तो अगला प्रकार हमारे पास होता है विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष या ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल समुदाय। इस प्रकार के समुदाय के लिए हम अगर अंतरा अक्षीय लंबाइयों की और अंतरा अक्षीय कोणों की बात करें तो अक्षों की जो लंबाई है A, B और C तीनों ही एक दूसरे के बराबर नहीं पाई जाती हैं, अर्थात अक्षों की लंबाई बराबर इस प्रकार की क्रिस्टल समुदाय में नहीं होती तथा अंतरा अक्षीय कोण अल्फा, बीटा और गामा तीनों कोण 90 डिग्री के होते हैं। साधारण अगर आप जीवन में अगर अपन इसके उदाहरण की बात करें तो बच्चों जैसे आपने जो हमारा मैच बॉक्स यानी कि माचिस की डिब्बी होती है, वो एक प्रकार का ऑर्थोरोम्बिक यानी कि विषम लंबाक्ष इकाई कोशिका या क्रिस्टल समुदाय की संरचना को प्रदर्शित करता है, जिसे हम साधारण उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। इस प्रकार के क्रिस्टल समुदाय में 4 प्रकार की इकाई कोशिकाएं पाई जाती हैं: सरल, काय केंद्रित, फलक केंद्रित और सिरा केंद्रित। तो ये एक ऐसा समुदाय है जिसमें चारों ही प्रकार की इकाई कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार की इकाई कोशिका या इस प्रकार के क्रिस्टल समुदाय में पाए जाने वाले उदाहरण हैं KNO3 और विषम लंबाक्ष सल्फर ऑर्थोरोम्बिक सल्फर। इस प्रकार के क्रिस्टल के उदाहरण हैं। अगला जो हम उदाहरण देखेंगे बच्चों वह है एकंताक्ष क्रिस्टल समुदाय, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल समुदाय। एकंताक्ष या मोनोक्लिनिक क्रिस्टल समुदाय में तीनों अक्षों की लंबाइयां A, B और C एक दूसरे के बराबर नहीं होती, जैसा कि हमने विषम लंबाक्ष में भी देखा, तथा इसके अंदर अंतरा अक्षीय कोणों में से दो कोण अल्फा और गामा 90 डिग्री के होते हैं, जबकि बीटा कोण 90 डिग्री का नहीं होता।
इस प्रकार के क्रिस्टल समुदाय की इकाई कोशिका की संरचना को हम कुछ इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार की इकाई कोशिका में दो अक्षों की लंबाई बराबर होती है, जबकि तीसरी अक्ष की लंबाई भिन्न होती है। साथ ही दो कोण अल्फा और बीटा 90 डिग्री के होते हैं, जबकि गामा कोण 90 डिग्री का नहीं होता। ए, बी और सी तीनों अक्ष तो बराबर एक दूसरे के नहीं होती। अगले प्रकार की अगर हम बात करें तो अगला हमारे पास इकाई कोशिका या क्रिस्टल समुदाय होता है षटकोणीय हेक्सागोनल क्रिस्टल समुदाय। इस प्रकार के समुदाय में दो अक्ष की लंबाई ए और बी बराबर होती है, जबकि सी अक्ष की लंबाई बराबर नहीं होती। इसमें दो अक्षों के मध्य के कोण अल्फा और बीटा 90 डिग्री के होते हैं, जबकि गामा कोण 120 डिग्री का होता है। इस प्रकार के क्रिस्टल समुदाय में एक ही प्रकार की इकाई कोशिका पाई जाती है, सरल प्रकार की इकाई कोशिका। इस प्रकार की इकाई कोशिका को हम इस प्रकार से चित्रित कर सकते हैं। ये हमें कुछ इस प्रकार की दिखाई देती हैं। षटकोणीय, जिसमें आपको एक षटकोण देखने को यहां पर मिल रहा है। तो इस प्रकार के संरचना या इकाई कोशिकाएं षटकोणीय इकाई कोशिकाएं कहलाती हैं। इनमें जैसा आप देख पा रहे हैं, दो अक्ष की लंबाई बराबर होती है, जबकि तीसरी अक्ष की लंबाई बराबर नहीं होती। साथ ही दो कोण 90 डिग्री के होते हैं, जबकि एक कोण यहां पर 120 डिग्री का होता है। अगला जो हमारे पास क्रिस्टल समुदाय है वह है त्रिसमन्ताक्ष या ट्राइगोनल। त्रिसमन्ताक्ष या ट्राइगोनल क्रिस्टल समुदाय में तीनों अक्षों की लंबाई बराबर होती है। दो कोण का मान 90 डिग्री के बराबर होता है, जबकि एक कोण का मान गामा कोण का मान 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। तो ऐसा जो समुदाय है जिसमें दो अक्षों के मध्य का कोण बराबर हो और तीसरी अक्ष के साथ बनने वाला कोण गामा कोण 90 डिग्री का नहीं हो, त्रिसमन्ताक्ष क्रिस्टल समुदाय कहलाता है। इस प्रकार के क्रिस्टल समुदाय में सरल प्रकार की इकाई कोशिका पाई जाती है। इसके उदाहरण हमारे पास होते हैं कैल्साइट और क्वार्ट्ज। अंतिम प्रकार का जो क्रिस्टल समुदाय है वह होता है त्रिन्ताक्ष या ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल समुदाय। इस प्रकार के समुदाय में तीनों अक्षों की लंबाई ए, बी और सी की लंबाइयां आपस में बराबर नहीं होती, यानी कि तीनों अक्ष एक दूसरे के भिन्न होती हैं। अर्थात ये वाला जो क्रिस्टल समुदाय है ये लगभग वही है जो हमने विषम लंबाक्ष में पढ़ा था। लेकिन यहां पर जो भिन्नता है वह है कि यहां तीनों अक्षों के जो मध्य के कोण हैं अल्फा, बीटा और गामा, तीनों अक्षों के कोण 90 डिग्री के नहीं होते। अर्थात ये एक ऐसी इकाई कोशिका है, जैसे हम इसको समझने का प्रयास करें तो मान लीजिए कि हमारे पास ये एक इकाई कोशिका है। इस इकाई कोशिका के
अगर इस तल को हम यहां से पुश करते हैं या धक्का देते हैं तो ये तल कुछ आगे खिसक जाता है, इस प्रकार। इस तरह से। ऐसे ही हम इसके अन्य तलों को भी धक्का दें, इसको ऊपर की तरफ पुश करें और इस तल को हम पीछे की तरफ धक्का दें, तो इसके जो कोण है, जैसे कि ये वाला जो कोण होगा अल्फा, यहां पर जो कोण होगा बीटा और ये जो कोण होगा गामा, तीनों के ही मान परिवर्तित हो जाएंगे और इस प्रकार की जो इकाई कोशिका है वो हमें लगभग इस तरह की दिखाई देगी। इस प्रकार की इकाई कोशिका को हम त्रिंताक्ष इकाई कोशिका के रूप में जानते हैं। बच्चों, ये हमारे पास में 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय थे जो कि सभी प्रकार के ठोसों में पाए जाते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे केवल घनीय क्रिस्टल समुदाय की। आगे विस्तार से हमारे पास में अध्ययन करने के लिए एक ही प्रकार का समुदाय पाया जाता है या एक ही प्रकार का समुदाय हमारे पास आगे विस्तार से अध्ययन के लिए दिया गया है, जिसे हम कहते हैं घनीय क्रिस्टल समुदाय। तो आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे घनीय क्रिस्टल समुदाय की। बच्चों, आपको याद होगा कि घनीय क्रिस्टल समुदाय वह होता है जिसके अंदर तीनों अक्षों की लंबाई बराबर हो और तीनों ही अक्षों के मध्य के जो कोण हैं वे 90 डिग्री के हों। ऐसा समुदाय घनीय क्रिस्टल समुदाय कहलाता है, जिसे हम यहां इस प्रकार दर्शा सकते हैं कि जिसकी तीनों अक्षों की लंबाइयां बराबर हों और तीनों अक्षों के मध्य के जो कोण हैं वे 90 डिग्री के हों। ऐसा समुदाय घनीय क्रिस्टल समुदाय कहलाता है। आगे हम सीखेंगे घनीय क्रिस्टल समुदाय में इकाई कोशिकाओं की संख्या ज्ञात करना। किसी भी घनीय क्रिस्टल समुदाय में इकाई कोशिकाएं जो हैं वो अलग अलग स्थानों पर पाई जाती हैं, जैसे कि इकाई कोशिका के कोनों पर या फलक पर या उसके केंद्र पर। यहां हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी इकाई कोशिका में किन्हीं स्थानों पर उपस्थित कण का उस इकाई कोशिका में कितना हिस्सा होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इकाई कोशिका में कणों की संख्या क्या होती है। किसी भी इकाई कोशिका में कणों की संख्या ज्ञात करने के लिए इकाई कोशिका में विभिन्न स्थानों पर उपस्थित कणों का इकाई कोशिका में योगदान ज्ञात किया जाता है। अर्थात अगर हमें किसी भी एक इकाई कोशिका में उपस्थित कणों की संख्या को ज्ञात करना है तो हमें यह ज्ञात करना होगा कि उस इकाई कोशिका के अंदर जो कण उपस्थित हैं उन कणों का उस इकाई कोशिका के अंदर क्या हिस्सा है। जैसे अगर हमारे पास एक इकाई कोशिका है जिसे हम घनीय इकाई कोशिका के रूप में जानते हैं, इस इकाई कोशिका के अगर एक कोने पर उपस्थित कण को हम लें तो इस कण का इस इकाई कोशिका में जो हिस्सा है वह क्या कहलाएगा, इकाई कोशिका में इसका हिस्सा कहलाएगा या इसका कंट्रीब्यूशन कहलाएगा जो इस इकाई कोशिका में मौजूद है। इसको हम कुछ इस प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास फलक पर उपस्थित कण है, तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि फलक पर उपस्थित कण का योगदान कितना होता है और इसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, फलक पर जो कण उपस्थित होता है, जैसे हमारे पास ये कण
हैं जो कि इकाई कोशिका के फलकों पर उपस्थित हैं। तो फलक पर उपस्थित कण जो हैं, यह एक कण अपनी, जैसे अगर हम इस कण की चर्चा कर रहे हैं तो यह एक कण दो हिस्सों में बराबर बटा होता है। कैसे? अगर हमारे पास यह एक इकाई कोशिका है तो इस इकाई कोशिका में मान लिया कि ये जो कण है ये फलक पर उपस्थित है। अगर इस इकाई कोशिका के निकट में इस तरफ कोई दूसरी इकाई कोशिका हम रखें तो यह कण दोनों इकाई कोशिकाओं से बराबर में साझा होगा। जैसे इस फलक की इकाई कोशिका को हम देखें तो यह इकाई कोशिका अपने निकट की इकाई कोशिका से साझे में रहती है, अर्थात अगर हम इसके पास में कोई दूसरी इकाई कोशिका के ला के रखें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो हमने दूसरी इकाई कोशिका ला के रखी, इस इकाई कोशिका का आधा हिस्सा इस इकाई कोशिका में मौजूद होगा और आधा हिस्सा 1/2 हिस्सा इसके बगल वाली इकाई कोशिका में मौजूद होगा। इस तरह से आप कह सकते हैं कि फलक पर उपस्थित कण दो बराबर हिस्सों में बंटता है, अर्थात फलक पर उपस्थित कण का इकाई कोशिका में हिस्सा 1/2 होता है। फलक पर उपस्थित कण का इकाई कोशिका में हिस्सा 1/2 होता है। इसी प्रकार हम चर्चा करेंगे अगले प्रकार की। तो कोने पर उपस्थित कण का इकाई कोशिका में योगदान। वह कण जो कोने पर उपस्थित होता है, जैसे ये हमारे पास एक कण है जो कि कोने पर उपस्थित है, अगर हम इस कण का इकाई कोशिका में योगदान जानने की कोशिश करें तो पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो कण है जो इस इकाई कोशिका के कोने पर उपस्थित है, यह कण अपने निकट की किन किन इकाई कोशिकाओं के संपर्क में आ रहा है। तो इसके लिए हम देखते हैं, जैसे हमारे पास एक इकाई कोशिका ये है, इस इकाई कोशिका के एक कोने पर हम इस कण को रख देते हैं। अब हम देखते हैं कि इस इकाई कोशिका के बगल में यदि हम कोई दूसरी इकाई कोशिका व्यवस्थित करें तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि यह कण इन दोनों इकाई कोशिकाओं के ही दो अलग अलग कोनों को टच कर रहा है। एक इकाई कोशिका का दाईं ओर का पिछला कोना और दूसरी इकाई कोशिका के बाईं ओर का पिछले कोने के संपर्क में ये आ रहा है। कुछ ऐसा ही होगा अगर हम इन इकाई कोशिकाओं के पीछे दो और इकाई कोशिकाएं इस प्रकार से व्यवस्थित कर दें। तो यहां आप आसानी से देख पा रहे होंगे कि यह जो कण है ये इन चारों इकाई कोशिकाओं के संपर्क में अभी भी आ रहा है। ठीक इसी प्रकार अगर हम चार इकाई कोशिकाएं इन इकाई कोशिकाओं के ऊपर व्यवस्थित कर दें इस प्रकार, तो आप देख पाएंगे कि यह जो कण है ये अभी भी इन चार इकाई कोशिकाओं के सभी कोनों से संपर्क में, चार कोनों से संपर्क में आ रहा है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यह जो कण है, यह कण अपने चारों ओर की कुल मिला के 8 इकाई कोशिकाओं से संपर्क में है, अर्थात एक कण 8 इकाई कोशिकाओं में बट गया है, या उस कण का एक इकाई कोशिका में जाने वाला हिस्सा लगभग 1/8 है। तो इसको हम स्टेप वाइज वापस से देखें एक बार। तो हमारे पास प्रारंभ में एक कण था, यह कण मान लीजिए कि दो हिस्सों में बटा, तो इस प्रकार इसके हमें दो हिस्से मिल जाएंगे। अगर इसके इन दो हिस्सों में बंटने के बाद अगर इनमें से हम किसी एक हिस्से को लें और उसे फिर से दो हिस्सों में बांटें
तो वह हिस्से में कुछ इस प्रकार दिखेंगे, जो कि ये इससे 1/2 थे, तो ये दोनों हिस्से अब 1/4 होंगे। अगर इसमें से हम इसको वापस से इस प्रकार से दो हिस्सों में बांटें, तो यह है 2 हिस्से इसके प्राप्त होंगे हमें, और प्रत्येक हिस्सा 1/8वां हिस्सा होगा मूल कण का। अर्थात एक कण कुल मिला के 8 इकाई कोशिकाओं में जब बढ़ता है तो 1 इकाई कोशिका के हिस्से में उसका केवल 1/8वां हिस्सा ही आ पाता है। तो बच्चों, हमने यहां पर यह जानने की कोशिश की है कि इकाई कोशिका में कोने पर उपस्थित कण का एक इकाई कोशिका में कितना योगदान होता है, जिसे हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि एक कोने पर उपस्थित कण एक इकाई कोशिका में अपना 1/8वां हिस्सा 1/8 हिस्सा एक इकाई कोशिका में देता है। इस प्रकार एक कोशिका में उसका योगदान 1/8 हुआ। ठीक इसी प्रकार आगे हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि केंद्र पर उपस्थित कण का इकाई कोशिका में कितना योगदान होता है। तो जैसे हमारे पास बच्चों एक इकाई कोशिका है जिसके कि केंद्र पर एक कण मौजूद है। अगर हम इस इकाई कोशिका की बात करें तो अगर हम इसके आसपास कोई दूसरी इकाई कोशिका बनाते हैं और आपसे बच्चों मैं ये पूछूं कि इस कण का इसके निकट की इकाई कोशिकाओं में क्या योगदान है, तो आप कहेंगे कि सर ऐसा इसका कोई योगदान अपनी अगल बगल की इकाई कोशिकाओं में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह कण पूरी तरह से इस कोशिका के केंद्र पर उपस्थित है। इसका कोई भी हिस्सा दूसरी इकाई कोशिकाओं से साझित नहीं हो रखा है। अर्थात आपके पास इकाई कोशिका में केंद्र पर उपस्थित कण का इकाई कोशिका में योगदान जो है वो 1 होता है। अभी हमने जो ये मान ज्ञात किए कि इकाई कोशिका में केंद्र पर उपस्थित कण का योगदान 1 होता है, फलक पर उपस्थित कण का योगदान 1/2 होता है और कोने पर उपस्थित कण का योगदान 1/8 होता है। इनका उपयोग करते हुए हम किसी भी इकाई कोशिका में कुल कणों की संख्या को ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे हमारे पास इकाई कोशिका में कणों की कुल संख्या ज्ञात करनी है, तो हमारे पास पहला जो उदाहरण है वह है सरल घनीय जालक, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल का, जिसे हम SCC के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम प्रयास करेंगे SCC जालक में इकाई कोशिकाओं की संख्या एक इकाई कोशिका के अंदर कणों की संख्या ज्ञात करने की। तो जैसा कि हम यहां पे देख पा रहे हैं कि इस प्रकार की इकाई कोशिका में 8 कोनों पर कण उपस्थित होते हैं और प्रत्येक कण का जो कि कोने पर उपस्थित है उसका हिस्सा 1/8 होता है। तो इस प्रकार यहां हमें इकाई कोशिका में प्राप्त कण की संख्या होगी 1। अर्थात SCC सरल घनीय जालक इकाई कोशिका में एक कण इकाई कोशिका में कुल कणों की संख्या 1 होती है। इसी प्रकार हम अगले प्रकार की इकाई कोशिका काय केंद्रित घनीय जालक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, जिसे हम BCC कहते हैं, में जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्रकार की इकाई कोशिका में कितने कण पाए जाते हैं। तो बच्चों, आप जानते हो कि काय केंद्रित घनीय जालक इकाई कोशिका में 8 कण कोनों पर उपस्थित होंगे, साथ ही एक कण उसके केंद्र पर भी उपस्थित होगा। तो 8 कोनों पर उपस्थित कणों का योगदान 1/8 होता है तथा प्लस केंद्र पर उपस्थित कण का योगदान 1 होता है। तो इस प्रकार हम यहां पर ज्ञात कर पाएंगे कि इस प्रकार की इकाई कोशिका में कुल कणों की संख्या 2 होती है।
एक इकाई कोशिका में, प्रति इकाई कोशिका बीसीसी में 2 कण पाए जाते हैं, जबकि एससीसी में यही संख्या 1 थी। इसी प्रकार अगला जो हमारे पास जालक है जिसमें हमें इकाई कोशिका में कणों की संख्या ज्ञात करनी है, वह है फलक केंद्रित घनीय जालक। फलक केंद्रित घनीय जालक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, इसे हम एफसीसी के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, इस प्रकार की इकाई कोशिका में जो कण हैं वो 8 कोनों के साथ साथ 6 फलक पर भी उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार की इकाई कोशिका में कुल कणों की संख्या हो जाएगी 8 कोनों पर उपस्थित कणों का हिस्सा 1/8 योग 6 फलक केंद्रों पर उपस्थित कणों का हिस्सा 1/2। तो इस प्रकार हमें यह मिल जाएगा कुल कणों की संख्या 4। अर्थात एफसीसी में एफसीसी की एक इकाई कोशिका में कणों की संख्या 4 होती है। इस तरह से हम ज्ञात कर पा रहे हैं कि एससीसी में प्रति इकाई कोशिका कणों की संख्या 1 होती है, बीसीसी में प्रति इकाई कोशिका कणों की संख्या 2 होती है और एफसीसी में प्रति इकाई में कणों की संख्या 4 होती है। तो बच्चों, यहां इस चैप्टर में, इस क्लास में हमने सीखा कि कैसे इकाई कोशिका के अंदर अलग अलग स्थानों पर उपस्थित कणों का हम योगदान ज्ञात कर सकते हैं और उस योगदान का उपयोग करते हुए हम कैसे इकाई कोशिका में कणों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है मेरे को कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और आपके अध्ययन में ये काफ़ी उपयोगी रहेगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम सीखेंगे कि किसी भी इकाई कोशिका की संकुलन क्षमता क्या होती है और इसे कैसे ज्ञात किया जा सकता है। धन्यवाद।